यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, जो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, ठीक है, एकदम स्क्रैच से हमने शुरू किया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कब आया। ओके, तो उससे पहले हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक फर्म, किस तरीके से एक सोसाइटी या किस तरीके से एक इकोनॉमी अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्स को क्या करती है, यूज करती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं इंडिविजुअल की, मतलब जब ये चॉइस वाली और स्कार्सिटी वाली जो प्रॉब्लम है, जब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में या किसी फर्म के रिस्पेक्ट में या किसी इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम या यही अगर इकोनॉमिक इश्यूज हम जो है वो पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी एज ए होल के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग के अंदर ये बोलते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज जस्ट द सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बाद में 1930 के अंदर जो ग्लोबल डिप्रेशन आया, 1929 से 30 के पीरियड में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्लोबल डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जिसका इंपैक्ट पड़ा, तो उसके बाद में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे जो है निकल के आया। और फिर बाद में ये बोला गया देन देयर इज ए 2 ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट वन इज अ माइक्रो, सेकंड वन इज अ मैक्रो। ओके, हाँ जी सर। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे डिफरेंस कि मैक्रो में और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बोलते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने जो है प्लस 1 के अंदर ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ा हुआ है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द मैक्रो। और मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैक्रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, हम लोग डिसीजन लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर के, और इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे ताकि सोसाइटी का जो है वो क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, या सोसाइटी के वेलबींग के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, अब अपने को जो है वो क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है किस किस में, माइक्रो में और साथ में किस में, मैक्रो में। सबसे पहले आप अगर बुक की बात करेंगे तो बुक के अंदर आपको जो है वो पैराग्राफ के अंदर जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है। बट मैंने आपको बोला कि पेपर आपका आपकी बार डिस्क्रिप्टिव होना है, तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको लिखने वाला जब पेपर होगा, तो वहां पे मार्क्स जो है वो प्रेजेंटेशन के होते हैं। कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, बट द मेन थिंग इज द प्रेजेंटेशन। तो जब कभी भी डिफरेंस की बात आती है, मान लो कोई 2 नंबर का या 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आया, तो वहां पे आपको जो है वो क्या करना है, आप इस तरीके से टेबल बना के जो है वो क्या करें, डिफरेंस लिखें, तो उससे जो है वो इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पड़ता है। देखिए, आप जितना इजी कर देंगे एग्जामिनर के लिए कि वो आपका पेपर इजी, अगर वो आपका पेपर इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो नेचुरल बात है अगर वो खुश रहेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करना है। तो बुक के अंदर पैराग्राफ फॉर्म के अंदर जो है वो दिया हुआ था, बट हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो इसको लिखा है, और टेबल के थ्रू जो है वो हम लोग ये सादा डिफरेंसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलो जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज द बेसिस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेस है वो क्या है, यहां पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल की, किसी एक फर्म की या किसी एक इंडस्ट्री की। वही अगर बात करूंगा मैं किसका, मैक्रो का, तो मैक्रो के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे किसका, इकोनॉमी एज ए होल का। आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ, किसके लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, एट द, पढ़ो बेटा, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म और एन इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम को स्टडी करेगा, और वो प्रॉब्लम किसके रिस्पेक्ट में, किसकी प्रॉब्लम, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, हाउस होल्ड की प्रॉब्लम, फर्म की प्रॉब्लम, या किसी एक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। जबकि अगर वही बात करूंगा किसका, मैक्रो का, तो मैक्रो क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। वो पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पे जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करता है, स्टडी करने का काम करता है। माइक्रो के अंदर लिखा भी हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक कंज्यूमर एक्सरसाइज करता है अपनी चॉइस को ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन विद द गिवन इनकम। इसका मतलब ये है कि अपने गिवन इनकम के अंदर किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारी गुड्स में से जो है वो ऐसे कौन सी कमोडिटीज को जो है वो क्या करेगा, परचेज करेगा या कंज्यूम करेगा, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो, मैक्सिमम आए। तो ये प्रॉब्लम अगर आप एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मतलब चॉइस और स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अगर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर यही चॉइस और स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अगर हम इकोनॉमी के देश के बारे में बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में क्या है बेटा,
मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जिसमें हम ये देखते हैं कैसे हाउ नेशनल रिसोर्स आर यूज, किस तरीके से जो हमारे नेशनल रिसोर्स है उनको यूज किया जाता है सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट इज मैक्सिमाइज, ताकि जितने भी हमारे रेजिडेंट है उनका जो वेलफेयर है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। चलो जी आगे, फिर इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब होता है वो सब वेरिएबल जिनकी स्टडी करनी होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल किससे रिलेटेड डिमांड की, इंडिविजुअल से रिलेटेड सप्लाई की, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की, या फिर अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिन वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है वो क्या है? वो है आपका कंज्यूमर डिमांड या प्रोड्यूसर सप्लाई या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकी। वही अगर बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो क्या है? स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल की स्टडी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल की स्टडी होगी। तो यहां पे मैक्रो के जो वेरिएबल है वो क्या है? मैक्रो के अंदर इंडिविजुअल डिमांड की जगह किसकी बात होती है? पूरे देश की डिमांड की, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एग्रीगेट डिमांड। तो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक इकोनॉमिक डिमांड रेफरिंग टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, या एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स जिनकी स्टडी की जाती है, आप लोग +1 के अंदर पढ़ के आए, आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, आपने पढ़ा सप्लाई के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा कॉस्ट के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा रेवेन्यू के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल थे जिनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। जबकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे वेरिएबल की स्टडी करते हैं जो नेशनल एमिनेंस के होते हैं। सर ये नेशनल एमिनेंस क्या होता है? बेटे जिनका इंपैक्ट पूरे नेशन के ऊपर पड़ता है। लाइक मैंने लिखा है यहां अलग से, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल विच आर स्टडी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, जिनको हम स्टडी करते हैं किसके लेवल पे? पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे जिनकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। और ये कौन से हैं? लाइक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कंट्री के अंदर रोजगार का क्या स्तर चल रहा है, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कंट्री में एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी में कितना हो रहा है, मतलब देश के अंदर जो है कितना खर्चा कंजम्पशन के ऊपर किया जा रहा है, कितनी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये सभी अगर ये सभी वेरिएबल जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो सेकंड जो डिफरेंशिएट है दैट इज अ इकोनॉमिक वेरिएबल। अब क्वेश्चन अगर ये आता है व्हाट इज इकोनॉमिक वेरिएबल, तो आप क्या बोलोगे? सर वो सब वेरिएबल जिनकी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सर जिनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जिनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। खत्म कर सकते हो जी सर। तो बस ये एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल की स्टडी की जाएगी और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल की। और मैक्रो वेरिएबल जो है वो कौन कौन से हैं? ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। जैसे आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सेट्रा। चलो जी, इसके बाद अगला टॉपिक आता है इकोनॉमिक एजेंट का। सर ये इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? इकोनॉमिक एजेंट वो है जो इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, आपके घर के अंदर डिसीजन मेकिंग कौन करता है? आपके पापा करते हैं। मेरे घर के अंदर मैं अगर मेरी बात हमारे घर की बात करता हूं तो हमारे घर के अंदर हमारे घर में कोई भी जो मेन डिसीजन है, जो की डिसीजन है, तो वो सब जो है वो हम मेरे पापा लेते हैं। ओके, अब मेरा दोस्त है, उनके घर के अंदर जो मेन डिसीजन है वो उसके दादाजी लेते हैं। तो इसका मतलब जो जिस पर्सन के पास में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक एजेंट। तो पहले तो इकोनॉमिक एजेंट कौन है मैंने लिखा यहां पे अलग से, पहले इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एजेंट हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो आर्थिक निर्णय लेता है, जो मनी से रिलेटेड डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक एजेंट। तो ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ, इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू द इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। वो सब इंडिविजुअल या वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो सब इंडिविजुअल या वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी एज ए होल के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए या किसी एक फर्म के लिए क्या लेते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक एजेंट। बात खत्म जी सर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है इकोनॉमिक एजेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक एजेंट है वो छोटे होते हैं। आओ पढ़ते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड द कंज्यूमर। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है? कंज्यूमर लेता है ना, वो देखता है कि मुझे सामान लेना है या नहीं लेना। प्रोड्यूसर देखता है कि मुझे सप्लाई करनी है या नहीं करनी है। पढ़ो,
बोलता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, किसकी बात हो रही है, माइक्रो की। पहले इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के अंदर आएगा कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, दे फोकस, और जो आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है इनका मेन फोकस होता है सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर। ये बात समझ में आ रही है जी सर। वही अगर बात करूंगा मैं किसका, मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट का, तो वहां पे इंडिविजुअल नहीं, वहां पे आएंगे इंस्टीट्यूशनल एजेंट। अब इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक एजेंट जो है ये कौन होते हैं, ये बड़े बड़े एजेंट है जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड द स्टेट और द स्टैट्यूटरी बॉडी। अब या तो स्टेट आ जाएगा या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होती है, जिनके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाएगा। जैसे आपने कभी सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपने सुना होगा सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो बेटा आप हमेशा फ्यूचर में याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी कभी भी आ गया तो समझ जाना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। सर एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट जो है वो क्या किया गया है, पास किया गया है, ऐसी यूनिट को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन लेती हैं वो लेते हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज। ओके, और इनका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं होता, इनका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर पे। किस पे होता है, सोशल वेलफेयर पे। यहां देखो क्या क्या जी सर। अब देखो कुछ स्पेशल बात और लिखी हुई है, माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डिसीजन आर लार्जली बाय द, किसके द्वारा लिए जाएंगे, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के द्वारा। दोबारा देखो बोलता है माइक्रो लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के द्वारा। वही अगर बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स के द्वारा। तो बोलता है एट मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशनल एजेंट प्ले करते हैं क्रूशियल रोल। यहां तक ओके क्या जी सर। तो इकोनॉमिक एजेंट बताओ माइक्रो लेवल पे कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है। वही अगर बात करूंगा मैक्रो लेवल पे, तो वहां पे जो हमारा इकोनॉमिक एजेंट है वो कौन होता है, वो होता है जी आपके इंस्टीट्यूशनल एजेंट। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो भाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो मालूम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं या तो एक इंडिविजुअल का या किसी एक फर्म की बात कर लोगे, ठीक है, उस फर्म के सारे कंज्यूमर की बात कर लोगे, या किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर लोगे, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लिया, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर लिया, लाइक पेपर इंडस्ट्री की बात कर लिया। इसका मतलब एग्रीगेट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्सिमम किसी एक इंडस्ट्री की बात करते हो। वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो वहां पर मैं सभी इंडस्ट्री की बात करूंगा, बोलते पूरे देश की बात करते हैं। तो यहां पे बोलते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब कलेक्टिवली डिसीजन लेना, किसके लिए लेते हैं, तो बोलते हैं पहले ऊपर से पढ़ेंगे, बोलते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, मतलब कलेक्शन बहुत ही कम, इंडिविजुअल बेसिस पे बात की जाती है ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो है वो संतुलन निकालोगे किसका, इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री क्या होता है, इट इज एन एग्रीगेशन होता है ऑफ ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके हाँ जी। और मैक्रो की अगर बात करूंगा तो वहां पे पूरे देश में जितनी भी इंडस्ट्री है उन सब की बात की जाती है। मतलब माइक्रो में किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात की जाती है और मैक्रो के अंदर जितनी भी देश में इंडस्ट्री चल रही है उन सब की बात की जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल यूनिट इन द इकोनॉमी। और पूरे देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्री है बेटे उनको तीन पार्ट में जो है वो बाइफरकेट करते हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है आपकी सेकेंडरी, एक है टर्शरी। प्राइमरी में आएगा बेसिकली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी के अंदर आएगा इंडस्ट्री और टर्शरी के अंदर आएगा कौन सा, सर्विस इंडस्ट्री। ओके हाँ जी सर। चलो जी, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, ओनली इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम निकालते हैं। वही अगर बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो है वो पूरी इकोनॉमी का जो है वो क्या करते हो, इक्विलिब्रियम कंप्यूट करते हैं। चलो जी, अब आता है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ अलग अजम्पशंस को लेकर चलते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ अलग अजम्पशंस को हम लेकर चलते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम मानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट होगी, वो सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएट करती हैं। कुछ चीजें जो मैक्रो में हम कांस्टेंट मानते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करती हैं, वेरिएट करती हैं। तो इसका मतलब ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो कुछ अलग अजम्पशंस के ऊपर बेस है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है
वो कुछ अलग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। पढ़ते हैं, बोलते हैं सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम, माइक्रो में पढ़ो पहले बेटे, सर्टेन वेरिएबल आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ वेरिएबल को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, जबकि वही वेरिएबल जो है वो मैक्रो के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कुछ चीजें जो हमने माइक्रो के अंदर क्या मानी, कांस्टेंट मानी, वो मैक्रो में क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। एग्जांपल, जैसे हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करते हैं ना, तो हम बोलते हैं वहां पे टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। हम टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। जबकि मैक्रो में टोटल आउटपुट बोलते जीडीपी और टोटल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब पूरे देश में रोजगार का स्तर, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। इसका मतलब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज की स्टडी करोगे तो माइक्रो के अंदर आप जो है कुछ ऐसी चीजों के मतलब अजम्पशन में आप कुछ चीजों को, कुछ फैक्टर को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, जबकि वो सब फैक्टर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वही अगर बात करूंगा मैक्रो की, तो मैक्रो में देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल दैट आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल जिनको कांस्टेंट माना गया किसमें, मैक्रो में, आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन द माइक्रो, और उनको माइक्रो में क्या चेंज माना जाता है। एग्जांपल लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट और इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट वेरिएबल है किसमें, इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या हो गया बेटे कि अलग अलग सेट ऑफ अजम्पशंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज कुछ अलग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज कुछ अलग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, आगे सेंट्रल इशू। अब अगर बात करूंगा बेटा सेंट्रल इशू का, तो सेंट्रल इशू के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो मेन सेंट्रल इशू है वो क्या होता है, एलोकेशन रिसोर्स, एलोकेट करना किसको, रिसोर्स को, ये हमारा सेंट्रल इशू होता है। वही अगर बात करूंगा किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे हमारा जो मेन सेंट्रल इशू है वो क्या होता है, डिटरमाइन करना ओवरऑल लेवल ऑफ द आउटपुट, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करना, वो हमारा सेंट्रल इशू होता है। ठीक है जी, फिर आएगा मेथड ऑफ स्टडी। अब ध्यान से सुनना, पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम दो अलग अलग बातें हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब किसी एक मार्केट में संतुलन आना, एक मार्केट में, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं, पूरी इकोनॉमी में नहीं, पूरे देश में नहीं, किसी एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर क्या होना, इक्विलिब्रियम आना। अब बेटा इक्विलिब्रियम कैसे आता है, पहले ये बताओ सर। ये देखो, ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे जनरली हम बोलते हैं कि क्या आ गया, इक्विलिब्रियम हो गया, जहां पे इंटरसेक्शन होगा। तो अब एक बात ध्यान रखना, जब पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम चेक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो संतुलन की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, और जबकि बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। और वही अगर जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर संतुलन नापने का काम करते हैं। पढ़ो एक बार, पार्शियल इक्विलिब्रियम में इट रेफर टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट से कमोडिटी मार्केट ऑन द असम्पशन, ये अज्यूम करके कि बाकी सब मार्केट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल। पार्शियल मतलब किसी एक मार्केट के में इक्विलिब्रियम निकालना। वही अगर बात करूंगा जनरल में, तो वहां क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम रेफर टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट इन द इकोनॉमी, ये सभी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम निकालना इज नोन एज द जनरल इक्विलिब्रियम। किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम निकालना पार्शियल, सभी मार्केट में इक्विलिब्रियम निकालना जनरल। पढ़ते हैं अब मेथड ऑफ स्टडी की अगर बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इन ओनली वन मार्केट की बात करते हैं। वही अगर बात करूंगा मैक्रो का, तो वहां पे मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, बोलते हो होल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ स्टडी। इसके बाद आएगा मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कुछ चीजें जो लॉजिकल दिखती है माइक्रो लेवल पे वो इलॉजिकल हो जाएंगी मैक्रो लेवल पे। एग्जांपल देखो, इफ एन इंडिविजुअल सेव मनी, हम हमेशा ये बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं मैं, तो माइक्रो में ये बोलते हैं अगर एक इंडिविजुअल जो है वो मनी सेव करेगा, मतलब सेविंग करेगा, तो उससे उसका फ्यूचर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोस्पर हो जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर उसका अच्छा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। हाँ, माइक्रो में सर ये एक्चुअल बात बोल रहे हो, आप बात भी करते हैं हम ऐसी, तो क्या बोलते हैं, इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर, अगर वो जो है वो सेविंग ज्यादा करेगा, ही एड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, तो फ्यूचर जो है उसका क्या हो जाएगा, प्रोस्पर हो जाएगा। वही अगर यही सेम बात मैं अगर मैक्रो में बोलता हूं, तो मैक्रो में देखो क्या, अगर एक इंडिविजुअल सेव करेगा मतलब वो खर्च नहीं करेगा, जब वो खर्च नहीं करेगा तो डिमांड कम, डिमांड कम एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम जीडीपी कम, सब कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और देश में प्रोस्पेरिटी पिछड़ जाएगी।
आप एक बात को दोनों को लिंक करके देखो, एक जगह माइक्रो में तो बोला जा रहा है कि अगर सेव करोगे तो फ्यूचर सेफ हो जाएगा आपका, और एक जगह जो है वो क्या बोला जा रहा है, अगर सेव करोगे, मतलब मैक्रो में क्या बोलते हैं, अगर सेव करोगे तो उससे जो है देश को बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा। चलो अब एक बार पढ़ते हैं, माइक्रो को दोबारा पढ़ाता हूं। माइक्रो में क्या बोलते हैं, इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर, अगर इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा पैसा क्या करेगा, सेव करेगा, ही ऐड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, तो वो जो है अपने फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को जो है वो क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। वही अगर बात करता हूं किसका, मैक्रो का, मैक्रो में देखो, इफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव मोर, अगर सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, सेव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड स्पेंड करते हैं लेस, और खर्च करते हैं कम, तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, तो उससे होगा क्या, अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे तो जो डिमांड है वो कम होगी, नेचुरल बात है, अगर आप खर्चा ही नहीं करोगे, कुछ खरीदोगे नहीं, तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी, प्रोडक्शन जो है वो भी क्या होगा, कम, जब सामान बनेगा नहीं तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या, कम, एंड इकोनॉमी विल ड्रिवन टुवर्ड्स द फ्यूचर पॉवर्टी, और इकोनॉमी जो है वो क्या, पिछड़ जाएगी और गरीबी आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोस्पेरिटी छोड़ो बल्कि क्या आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। तो एक जगह बोल रहे कि सेविंग से प्रोस्पेरिटी आती है, और एक जगह बोल रहे सेविंग से क्या, प्रोस्पेरिटी नहीं आती बल्कि क्या आती है, पॉवर्टी आती है। इसका मतलब दोनों के जो अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है वो मैक्रो लेवल पे इलॉजिकल है, इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या, एक्सेप्शन, मतलब माइक्रो में जो बात बोली जाएगी वो मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं होगी, और कुछ बातें जो मैक्रो लेवल पे बोली जाएंगी वो माइक्रो लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। कर सकते हो क्या, बोलो, हाँ जी सर। लो जी, ये हो गया बेटा आपका डिफरेंस, सारे के सारे डिफरेंस हमने जो है वो कंप्लीट किए। आओ एक बार रिवाइज करा दो 2 मिनट में। चलो जी, सबसे पहला डिफरेंस क्या था, बेसिस ऑफ स्टडी। तो माइक्रो लेवल के ऊपर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, वही अगर मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो वहां पे इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से होते हैं, माइक्रो लेवल पे जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल जिनकी स्टडी करते हैं वो होता है आपका डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेट्रा। वही अगर मैक्रो लेवल पे बात करूंगा तो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी हो गया। फिर इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने का काम करते हैं। माइक्रो लेवल पे आपके जो इकोनॉमिक एजेंट है वो हो गए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक्सेट्रा, मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। वही अगर बात करूंगा मैक्रो लेवल पे तो वहां पे आपके जो इकोनॉमिक एजेंट है वो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो माइक्रो लेवल पे आप ओनली इंडस्ट्री की बात करेंगे, जबकि मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। ओके, डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशन, दोनों में डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशन है। इसका मतलब कुछ बातें जो हम माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट मानते हैं, मतलब वो फिक्स मानते हैं, वो मैक्रो लेवल पे वेरिएट करेंगे। कुछ बातें जो मैक्रो लेवल पे कांस्टेंट मानते हैं वो माइक्रो लेवल पे वेरिएट करते हैं। तो जो उनकी थ्योरीज को बनाने के पीछे जो हमने अजम्पशंस ली थी, तो उनका अजम्पशन जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेट की हैं। ठीक है, सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एलोकेशन रिसोर्स की बात करेंगे कि रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें ताकि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को जो है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। फिर मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ओनली वन मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है होल मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है जी, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब माइक्रो लेवल के ऊपर जो बात बोली जाएंगी वो मैक्रो लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, और जो बातें मैक्रो लेवल पे बोली जाएंगी वो माइक्रो लेवल के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है ना, ये 8 बेसिस के ऊपर जो है माइक्रो लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है बेटे, अलग अलग है। ओके, हाँ जी सर। चलो बेटा, ये हो गया अपना। ठीक है, बाकी ना अब हम टेलीग्राम पे एक चैनल बनाएंगे, और ये जो हम कुछ लिखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सब वहाँ पे डाल दिया करेंगे ताकि आप बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें मिल भी जाएं। ठीक है ना, तो इनकी PDF बना के हम चैप्टर वाइज वहाँ पे डाल भी दिया करेंगे। ओके, हाँ जी। चलो, हाल फिलहाल के लिए बेटा आप इतना करो। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कुछ सिग्निफिकेंस और कुछ स्कोप के बारे में। ठीक है जी, जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। लेक्चर कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा से कमेंट करना, कोई कमी लगी है वो भी बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बेटे। ठीक है, ताकि इन फ्री वीडियोस का बेनिफिट उन बच्चों को भी मिल सके। और एक स्पेशल बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।